हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 14 जुलाई और 15 जुलाई के एसएससी सीजीएल में 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। 14 जुलाई में जितने भी शिफ्ट में पूछे गए 3 शिफ्टों में, और 15 जुलाई में जितने भी शिफ्टों में पूछे गए हैं 3 शिफ्टों में, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने एक साथ लाया है। ऐसे मैंने 14 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, लेकिन फिर से ऐड करके और 15 जुलाई और 14 जुलाई के सभी क्वेश्चनों को मैं एक साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जिनके आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देख के जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए दे रखा है इसमें 1828 में ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो लेकिन की कहाँ पे थी ये उसमें पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, सिंपल है, यानी कोलकाता में इसकी खोज की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 1815 में यानी किसकी स्थापना की गई थी, तो आपको ध्यान रखना होगा। यानी सभी जो संस्थाएं की स्थापना की गई थी वो आपको लूसेंट की बुक में आपको अच्छे से मिल जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें दे रखा है तो 1518 को आपको देख लेना है। फिर इसमें देखना 1867 में किसकी की गई थी, 1873 में किसकी की गई थी, किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। 1875 में किसकी की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को आपको देख लेना। ठीक है, जैसे देखिए 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी, मुंबई में की थी, आर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसके बाद फिर देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई थी, जो 1897 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए भारत में थायोसोफिलिक सोसाइटी की मुख्य एडियर 1882 में खोला गया था। इस सोसाइटी में एनी विस्टन जुड़ी रही भारत में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कौन कौन सी किस किस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कौन सी जगह की गई थी, ये आपको डिटेल से लूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए आपको सामने दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन काल में, यानी ये क्वेश्चन आपको 14 तारीख को भी मिला था कि प्राचीन काल में नदियों को क्या बोला जाता था। तो उसमें 14 तारीख को पूछा गया था कि झेलम नदी को प्राचीन में क्या कहा जाता था। ठीक है, इसी प्रकार से सभी नदियों को आपको एक बार देख लेना। मैं आपको कुछ नदियाँ जो आपको करवाता हूँ। चिनाव नदी को जो प्राचीन में कहा जाता था ऑक्सन कहा जाता था, व्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था, झीलम नदी को पूछा गया था। ठीक है, रावी नदी को क्या कहा जाता था, और घाघर को क्या कहा जाता था, और व्यास को क्या कहा जाता था। इन सभी को आपको देख लेना। ठीक है, ये भी आपको लूसेंट में अच्छे से मिल जाएंगे। फिर देखिए संविधान के किस भाग में केंद्रीय शासक प्रदेश का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है भाग नंबर 8 में किया गया है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में संविधान किस भाग में लिखा गया है, तो भाग नंबर 8 में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए आगे देख रखा है कि भाग नंबर 2 नागरिका अनुच्छेद, यानी नागरिकता के बारे में लिखा गया है भाग नंबर 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में लिखा गया है, ये भी आपको देख लेना। इसके बाद फिर देखिए भाग नंबर 3, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है, जो अनुच्छेद 11 से लेकर 35 तक के बारे में लिखा गया है। फिर देखिए भाग नंबर 4 में नीति निर्देशित तत्वों के बारे में लिखा गया है, लेकिन अनुच्छेद 36 से 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भाग नंबर 5 संघ यूनियन, जिसमें 52 से 151 के बीच लिखा गया है। फिर देखिए भाग नंबर 6 जिसमें राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है, जो 152 से लेके 237 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए केंद्र शासक प्रदेश, तो केंद्र शासक प्रदेश भाग नंबर 8 में हो जाएंगे, जो 239 से लेके 242 लिख रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आगे भी देख लेना है। ग्राम पंचायतों के बारे में कौन से भाग में लिख रखा है, नगर पालिका के रूप में किसके भाग में लिख रखा है, सहकारी समिति के बारे में, और अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में कौन कौन से भाग में लिखा गया है, कौन कौन से आर्टिकलों में इनके बारे में चर्चा की गई है, इनको भी आपको एक बार देख लेना। ठीक है, फिर देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित मिली थी, यानी कौन हारे थे, तो इसमें हो जाएगा मैदन राय, यानी 1528 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको युद्धों से रिलेटेड भी क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। फिर पानीपत का युद्ध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तो प्रथम लड़ाई 1528 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था। फिर देखिए बाबर के द्वारा। फिर इसके बाद देखिए 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा हार चुके थे। फिर इसके बाद देखिए 1539 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद लोदी हार चुके थे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए बाबर 1494 में फरगना का शासक बना था। यानी पूछा जा सकता है कि बाबर फरगना का शासक कब बना था, तो 1494 में बना था। फिर इसके बाद फिर देखिए बाबर को काबुल में दफनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कलदार कहा जाता था बाबर के लेखक को, यानी बाबर का जो लेखक था उसे कहा जाता था।
इसके बाद फिर पूछा गया था कि कर्क रेखा के बारे में पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत में किस नदी को काटती है। तो कर्क जो रेखा होती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सी नदी को काटती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नदियों के नाम आपके सामने दे रखे हैं, तो इनको आप देख लेना। मैं देखते हैं आगे। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क नदी 2 बार कौन सी नदी को काटती है, तो आपको याद रखना होगा कि माही नदी को काटती है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए भारत के मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है, यानी इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद फिर देखिए कौन ये नदी, माही नदी। इसके बाद फिर देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कोई सी भी शिफ्ट में, और इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे। 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहा जाता है। इसके बाद 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है, और 0 डिग्री को प्राइमरी मेरिडियन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे। इसमें आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को देख के जाना है, क्योंकि 1901 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसमें 1921 में किस किस क्षेत्र में किस किस को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये सभी को आपको देखना है। इसमें पूछा गया था कि केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार 1901 में किसे मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर आपको हेनरिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी, जो किसके नाम पर की गई थी, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दी गई थी। ठीक है, इसके देखिए फिजिक्स में किसे दिया गया था 1901 में, तो विलियम रोंटजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर रेड क्रॉस के संस्थापक हैनर को भी दिया गया था 1901 में। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 में किसे दिया गया था, तो एमएल वैन वेरिंग को दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आगे इसलिए लिए क्योंकि आगे आने वाले समय में पूछा जा सकता है। फिर देखिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 42वां संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें दे रखा है कि 42वां संविधान संशोधन 1997 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत संसद के कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई और शिक्षा इत्यादि विषय को समवर्ती सूची में लाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा कौन सी सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, सूचियाँ 3 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जुड़े गए हैं। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए इसके तहत अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द भी जोड़े गए हैं। ठीक है, यानी आर्टिकल 42 के तहत सभी को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए इसमें इसे श्रवण समिति के अनुसार भी इसे माना गया है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना एंड किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए मौलिक जो कर्तव्य होते हैं उनके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो 51A भाग नंबर 4 में लिखा गया है। ठीक है, जो रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए संविधान के बारे में आपको कुछ डिटेल से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए वैदिक कालों में राजाओं को क्या कहा जाता था, यानी प्राचीन काल में जो उनको वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो जो राजा होते थे, जो अमीर व्यक्ति होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, गोपत कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं, फिर आपसे प्राचीन काल के बारे में पूछा जाता है गाय को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, यानी वैदिक काल में क्या कहा जाता था। इसी प्रकार से आपको देख लेना। ठीक है, वैदिक काल में उन्हें क्या कहा जाता था, व्यापारी से क्या कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे। हिमालय का निर्माण समांतरीय बेलाई श्रेणी से हुआ है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो बृहत हिमालय और महान हिमालय। ठीक है, फिर देखिए हिमालय के 4 भाग, हिमालय कौन कौन से थे, वो बृहत हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय, पहाड़ी हिमालय, उप हिमालय और शिवलिंग, ये भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हिमालय की सबसे निम्नतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवलिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए हिमालय की निम्नतम पर्वत का उदाहरण जिसका निर्माण इंडियन और यूरेशिया प्लेटो के टकराने से हुआ है। ठीक है, फिर देखिए प्राचीन काल में हिमालय की जगह पर कौन सा सागर था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में जो हिमालय की जगह पर 33 सागर था। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं आगे। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, तो पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाली हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। फिर आगे देखते हैं आगे।
जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपको ले रहे हैं और उनसे रिलेटेड पॉइंट आपको करवाए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि कौन से खेल से कौन सा खिलाड़ी रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दे रखा था तो इसका राइट आंसर एथलीट हो जाएगा। कुछ खिलाड़ियों के नाम हमने दे रखे हैं तो इनको आपको देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, जीवित कोशिका की खोज की थी लेवेनहॉक ने। ठीक है, फिर देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर। जंतु कोशिका कोशिका भित्ति का होना। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इन पॉइंटों को भी आपसे पूछा जा सकता है तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखता है नदियों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को किस ओर बहती है? तो पूर्वांतर भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी लोहित नदी बारक नदी हो जाएगी। उद्गम तिब्बत के मानसरोवर में, असम का शोक कहा भी जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी द्वीप मैजूला ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके बाद आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? ठीक है, यानी ये आपका राइट हो जाए, यहाँ पे ये गलत होगा टाइप, गुजरती है। आपको 8 राज्यों से गुजरती है तो उनका राज्यों का नाम आपको ध्यान रखना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, सर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। फिर 23.5 डिग्री को देशांतर अक्षांश की मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्राइमरी मेरिडियन रेखा कहा जाता है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी क्वेश्चन हमें मिले थे उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो सभी उन्हें आपको करवा दिए गए और सभी पॉइंट और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जिनके आने वाले समय में एग्जाम वो तो आपको देख के जाना ही जाना है। और मैंने 14 तारीख के और 15 तारीख के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं कंप्लीट, उन्हें आपको देख लेना है। ठीक है, जो हमें मिले हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म कर दें और करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर करते रहे और आपके डेली वीडियो आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। आपका धन्यवाद।